नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम प्रदेश के चहेते बने हुए हैं। सीएम प्रदेशवासियों की समस्याएं दूर करके उनके लिए मसीहा बन चुके हैं। तमाम लोग सीएम धामी के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और सीएम उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही नहीं, सीएम धामी खुद वक्त वक्त पर कार्यालयों में जाकर निरीक्षण करते हैं कि आम आदमी का काम अधिकारी कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ऐसे में अब राज्य आंदोलनकारियों ने भी सीएम धामी से एक आस लगाई है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्या दूर और मांग कोई पूरी कर सकता है तो वो हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मिले। उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था, लेकिन यह शासनादेश हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए 2018 में निरस्त कर दिया। उस वक्त 2015 में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में विधेयक पास कर आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया और इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए भेजा, लेकिन राजभवन से यह विधेयक वापस ही नहीं आया। अब राज्य आंदोलनकारियों की धामी सरकार से उम्मीद जागी है कि अगर राज्य आंदोलनकारियों की मांग कोई पूरी कर सकता है तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी से हमें बहुत उम्मीदें हैं और धामी उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी हमारी बात भी सुनेंगे और हमारी मांगों को भी पूरा करेंगे। देखिए, निश्चित रूप में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लगातार, क्योंकि धामी जी स्वयं एक राज्य आंदोलन की प्रक्रिया के तहत चिन्हित हो चुके हैं और स्वयं राज्य आंदोलनकारी हैं। लगातार अगर आपने देखा होगा, चाहे वो हमारी घिराव से तक रहा हो या सामान्य वार्ता का दौर रहा हो, जब भी हम रहे हैं तो धामी जी ने उस पर शासनादेश जारी करे। निश्चित रूप में जो पिछले 4 साल से जो काम नहीं हुए थे वो धामी जी ने उनको जारी करने का काम किया और हमने उनका स्वागत भी किया वहाँ राजभवन, उनके मुख्यमंत्री आवास जाकर। उससे बड़ी बात, जो हमारा 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मैटर था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव होने से पहले उन्होंने उस बात को लेकर राजभवन को एक पत्र से उसको बधाई देने गए थे। अब वो जीतने के बाद जो हमने उनको बधाई और शुभकामनाएं संदेश दिए हैं, अब मेरी उनसे, माननीय मुख्यमंत्री से मुझे पूरी अपेक्षा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो राज्य आंदोलनकारियों के जो लंबित जो मामले हैं, चाहे वो चयनीकरण को लेके हों, चाहे वो 10% क्षैतिज आरक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु हो जो हमारा एक्ट जो फंसा हुआ है, चाहे वो हमारे पेंशन पट्टा बनाने की बात हो, जो हमारे को जो है लगातार जो पेंशन होनी थी वो हमारे को ट्रेजरी के माध्यम से मिले। ऐसे ही प्रत्येक संस्थान में एक सीट कम से कम राज्य आंदोलनकारी की हो, सुविधाएं उसका शासनादेश जारी वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि राज्य आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो परिवहन की थी तो उसमें जो शासनादेश था वो ये था कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए उत्तराखंड परिवहन में सुविधा, ये नहीं लिखा था कि कहीं हम सीमा में बन के रह जाएंगे। लेकिन मुझे ये बड़ा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ एक दो अधिकारी जो सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी पूरी उम्मीद करता हूं, अपेक्षा है कि वो अपने बेहतरीन अधिकारियों का एक शिष्टमंडल अपने आसपास बनाएंगे और मुझे पूरी अपेक्षा है कि वो जीतने के बाद जिस प्रकार से राज्य आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, हमारे युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में, उन शहीद परिवारों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप में हमारी सभी मांगें पूर्ण होंगी और हम राज्य के उसके हितों के लिए, हम भी राज्य आंदोलनकारी मंच जो मैं अगर कहूँ तो हम भी अपने राज्य हितों के लिए, उन शहीदों के लिए, उन राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत रहेंगे। और मैं आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, उसी सोच के तहत ये राज्य बना था, उसी सोच के तहत हम आगे अपेक्षा कर रहे हैं। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। भास्कर चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य आंदोलनकारी। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे सर कि आपकी सरकार से मांगे क्या कुछ हैं और ऐसी कौन सी मांगे हैं जो शुरुआत से चली आ रही हैं लेकिन अभी तक उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ, उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदीप जी।
किसी सरकार ने, किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी मुख्यमंत्री ने अगर किसी चीज की पहल करी है तो निश्चित रूप में सभी राज्य आंदोलनकारियों के अंदर ये पॉजिटिविटी ये थी कि सरकारें जो है उस त्याग और बलिदान को समझते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ देने का काम किया है। और आज स्थिति यह आ गई कि निश्चित रूप में जब किसी भी माता पिता जब अपने बच्चे को कुछ देते हैं तो बच्चे की भी अपेक्षाएं अपने माता पिता से बढ़ जाती हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, अगर उन्होंने कुछ लोगों को पेंशन योजना से शुरू किया था, चिन्हीकरण की व्यवस्था शुरू करी थी, 10% क्षतिज आरक्षण की व्यवस्था शुरू करी थी, मुझे बड़ा दुख होता है कहने में कि जो व्यवस्थाएं चल रही थी, बजाय सरकारों को, अधिकारियों को उसमें सुधार करना चाहिए था। लेकिन पिछली सरकारों में माननीय त्रिवेंद्र जी के टाइम पे उसमें जो है हमारे जितने भी वेलफेयर वाले काम होने थे, राज्य आंदोलनकारियों के फेवर में 2015 के बाद कोई काम नहीं हुआ था। और लगातार अखबारों, समाचार पत्रों में जिस प्रकार से आता था, लगता यूं था कि शायद आंदोलनकारियों के लिए हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है, तो लोगों की ये रहता था भाई तुम्हें कितना चाहिए, आखिर क्या कर रहे हो, जबकि जमीन पे कुछ काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब माननीय धामी जी सरकार में आए तो निश्चित रूप में धामी जी ने अपना बड़ा विजन दिखाया। और जो त्रिवेंद्र जी का जो 4 साल का जो कार्यकाल था, जो एक मौन था, जो कपाट बंद पड़े हुए थे, उस कपाट को खोलने का काम माननीय धामी जी ने किया। उसका शायद कारण मैं ये मानता हूं कि स्वयं युवा थे, हमारी युवाओं की बात को समझते थे। राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं, वो उस बात को समझते थे क्योंकि विपक्ष में रहते वो लगातार विधानसभा में सवाल उठाते थे और हम उनको अप्रिशिएट भी करते थे। तो उन्होंने आते ही साथ सबसे पहले जिस बात को समझा, क्योंकि 10% क्षति आरक्षण से लेके चिन्हीकरण के मामले से लेके जो भी हमारी सुख सुविधाएं जो उससे जुड़ी हुई थी, हम शहीद परिवारों से लेके तमाम उन शहीद परिवारों की पेंशन से योजना से लेके वृद्धि से लेके सभी चीजों पे हम बात करना चाहते थे। और उन्होंने शासन आदेश जारी किया। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ 1-2 अधिकारी वो हर सरकार में रहते थे, वो निर्भर करता है कि जनप्रतिनिधि उस अधिकारी की भावना को कितना समझ रहे हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति भी ऐसी है कि धामी जी ने बड़ी अच्छे मंशा से उन शासनादेशों को लागू किया। 10% क्षतिज आरक्षण के लिए चुनाव से पूर्व एक पत्र जारी करा, हमने उन्हें बधाई भी दी थी। लेकिन वो पत्र कहां चला गया, वो 10% क्षतिज आरक्षण का राजभवन से वो बिल 7 सालों से कहां गायब है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र दिया था वो संज्ञान क्यों नहीं लिया राजभवन ने। और ऐसे ही चयनीकरण के मामले में आप देखेंगे कि शासनादेश निकला और 13 के 13 जिलों में कोई चिन्हीकरण किसी का नहीं हुआ। हमारे युवा आज क्रमिक अनशन पे आने को मजबूर हो गए हैं। जिन्होंने राज्य की सेवा करनी थी, इस राज्य की सेवा करनी थी, नियम कायदे कानून बना के आगे उसको इम्प्लीमेंट करना था सरकार के आदेशों का, संविधान का उल्लंघन, जो संविधान के जो आदेश से उनको पारित करवाने का काम करना था अलग अलग विभागों के माध्यम से, वो आज यहाँ कर्मिक अनशन दे रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं जिनके माता पिता दिवंगत हो गए और कुछ ऐसे हैं जिनके माता पिता जो बूढ़ी लाठी का जो सहारा जो बूढ़ी बनना था उनका, बुजुर्गों का, वो आज यहाँ आज अपने माता पिता की स्थिति में आके क्रमिक अनशन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो मैं धामी जी से मेरी आज भी मैं आशान्वित आदमी हूँ, मैं पहले से ही आशान्वित आदमी हूँ, सकारात्मक सोच का व्यक्ति का आदमी हूँ। और धामी जी से मुझे पूरी अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी सर्वप्रथम 10% क्षतिज आरक्षण का जो एक्ट है, जिन लोगों की जो सर्विसें थी वो 2-2, 3-3 महीने बाद, किसी को 7 महीने बाद जो निकाल दिया गया था गलतफहमी की वजह से, जबकि व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी किसी परिप्रेक्ष्य में गया था, उसने या कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा था कि इस व्यक्ति को ये अधिकार न दिया जाए, दो जिस मंशा से क्या हो। लेकिन कुछ अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करवाने का काम किया और समाज में जो है सरकार की किरकिरी करवाने का काम करते रहे। तो मैं धामी जी से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है, वो दोबारा जीत के आए हैं, पुनः मैं उनको दोबारा बधाई देता हूं और मैं पूरी आशा कर रहा हूं कि वो इसको जो है शीघ्र इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। चलिए ठीक है सचिन गुप्ता जी, उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से कि राज्य आंदोलनकारियों की जो ये समस्याएं हैं उनका अब तो कम से कम निस्तारण हो जाए सर, क्योंकि लंबे समय से ये आरक्षण वाली इनकी मांग चली आ रही है, क्रमिक अनशन भी इनका चल रहा है, बावजूद इसके इस समस्या का कोई समाधान नहीं। ऐसी कौन सी इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, समाधान तो बहुत दूर की बात। प्रदीप कुकरेती जी बहुत बड़ी आंदोलनकारी है, उनको माध्यम से उनको समस्त आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूं। और मैं केवल इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड के जननायक रहे, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में शहादत दी, जिनके परिवार बिखर गए, ये निश्चित रूप से ये उनका अधिकार है। ये वो एक तरीके से
मैं अगर कहूँ तो वो ये सरकार से उन्हें मांगना नहीं चाहिए। सरकार को जो है इससे आगे बढ़ के जो है और 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए और सरकार इसमें प्रयासरत भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा और आदरणीय प्रदीप जी भी यही कहे कि आंदोलनकारियों का अगर किसी ने सही मायने में सम्मान किया है, उनकी शहादत को सम्मान दिया है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने देने का काम किया था। जिस प्रकार आंदोलन चरम पे था, वर्षों से चल रहा था, हमारे जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी है वो अपनी जान माल, अपनी मान सम्मान भी खो बैठे थे, लेकिन सरकारों ने उसको ध्यान नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार आती जो उत्तराखंड राज्य देने का काम किया, तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है। सरकार का अपने आंदोलनकारियों के साथ उनके सम्मान दर्शाते हैं कि हम लोग जो आंदोलनकारियों के प्रति एक कितने जो है एक सरकार जो है मन से विचार कर सकती है, उनकी विचारों को सोच के उनके अनुरूप जो उत्तराखंड बनाने का काम कर सकती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब राज्य में रही है या केंद्र में भी रही है, तो जो भी आंदोलनकारियों के अच्छे से अच्छे उनके हित के फैसले होते थे वो सरकार ने लेने के कार्य किए हैं। अभी भी जो है आपने देखा होगा कि बीच में अभी कुछ समय पहले जो है आंदोलनकारियों को जो नियुक्तियां राज्य सरकार में दी गई थी, इसको जो हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। धामी सरकार ने बकायदा इसके लिए कहा है कि हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करेंगे, लेकिन अपने राज्य आंदोलनकारियों को जो है उनका अधिकार दिलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेंगे। वर्तमान की स्थिति यह है कि कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं और सरकार की मंशा साफ है कि सरकार चाहती है कि चाहे वो क्षेत्रीय आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो वर्तमान में जो है पेंशन की अपेक्षा हो या अन्य कोई भी विषय हो, सरकार चाहती है कि आंदोलनकारियों का हक है, ये अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार भी जो है कटिबद्ध है। सरकार पूर्ण ईमानदारी के साथ जो है अपने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में अगर धामी सरकार को आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के जन मानस में अगर आशीर्वाद दिया है, तो सरकार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता लगातार चल रहा है गुप्ता जी, किसी ने बातचीत करने की कोशिश की है? सुन लीजिए, मैं पूछ रही हूँ कि अभी क्रमिक अनशन लगातार इनका चल रहा है, तो क्या इस अनशन को खत्म करवाने के लिए किसी ने प्रयास किया? क्या कोई बातचीत की गई? या क्योंकि इतने हितैषी हैं तो अब तक तो अनशन खत्म हो जाना चाहिए था, भले ही आप आश्वासन देकर खत्म करवाते। नहीं, आश्वासन देके नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, हम लोग जो है जब तक पूर्ण रूप से सरकार आश्वस्त हो जाए, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल, क्योंकि हाई कोर्ट भी इसके अंदर जो है जुड़ा हुआ है, इससे सारे जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे वो कानूनी रूप से जो है तैयार करके लेने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम आज कोई निर्णय ले लें, उसके बाद वो कल को जाके फिर कोर्ट में फंसे। तो इसलिए सरकार ऐसा निर्णय लेना चाहती है, इस प्रकार से आश्वासन देना चाहती है कि बड़ी अजीब सी बात है, 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कब से चली आ रही है, उस बीच में आपकी सरकार भी रह गई। आपने पिछले कार्यकाल में क्या प्रयास किया? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बंद हैं और इन सवालों को कोई नहीं खोलता, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप टेक्निकल चीजों में उलझे हुए हैं कि अभी तो हम टेक्निकल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, सरकार टेक्निकल पॉइंट से चलती है। कल को जो है कोई व्यवस्था लागू 8 साल लग जाते हैं क्या टेक्निकल पॉइंट देखने में? 6 साल लग जाते हैं क्या टेक्निकल पॉइंट देखने में? बड़ी कमजोर सरकार है आपकी। देखिए, समय लगता है, टेक्निकल कामों को संताने में समय लगता है, लेकिन मुझे आश्वासन है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। 6 साल आपको टेक्निकल चीजें समझने में लग रहा है, फिर अगले 6 साल आप उसे लागू करने में लगा देंगे, फिर अगले 6 साल राजभवन में फाइल पड़ी रहेगी। यही करते रहिएगा और इनका क्रमिक अनशन तो चल ही रहा है। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी, ये मेरी सोच तो ऐसी है, लेकिन आप जो संकेत दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ खुद बैठकर कह रहे हैं कि 6 साल आपको तो टेक्निकल चीजें समझने में लग रही हैं। मेरी सोच पर तो छोड़िए, आप अपने कदमों पर ध्यान दीजिए, आप अपनी मंशा पर ध्यान दीजिए। सर, मेरी सोच तो जाने दीजिए। 6 साल आपको टेक्निकल चीजें समझने में लग रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस के तो विधान भवन में ही वो फाइल गुम हो गई। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सभी वादों को पूरा करना चाहती है। हाँ, ठीक है, दिख रहा है वो तो। चलिए भास्कर चुग जी, आप कहाँ लेकर चले गए थे फाइल? ऐसा कौन से राजभवन के किस कोने में वो फाइल खो गई कि अभी तक दोबारा बेचारी फाइल लौट कर ही नहीं आ पाई? बहुत बड़ा कुछ मांग लिया था क्या कि आप हमें आधा पूरा राज्य दे दो, ऐसी कुछ मांग कर ली थी क्या? मैडम नमस्कार। नमस्ते। बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहना चाहूँगा। प्रदीप भाई नमस्कार। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं खुद एक बात को और कहना चाहूँगा। प्रदीप भाई भी जानते होंगे और तमाम हमारे साथी
जो हैं वो जानते होंगे कि मैं खुद भी एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और ये क्षैतिज आरक्षण की जरूरत मुझे भी थी, चिन्हीकरण की जरूरत मुझे भी थी। 2015 में कैबिनेट में हरीश रावत जी की कांग्रेस सरकार ने बिल पारित किया। उस बिल को पारित करने के बाद विधानसभा में बिल पारित हो गया। राजभवन में जो व्यक्ति बैठे हुए थे राज्यपाल के रूप में, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे। वो केंद्र में किसकी सरकार थी आप बेहतर जानती हैं और पूरा देश जानता है। उस राजभवन ने ना तो वो फाइल लौटाई, ना ही उस फाइल पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री बार बार राज्यपाल के पास जाते रहे, लेकिन राज्यपाल ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसमें कर क्या सकते थे, क्योंकि एक्शन तो राज्यपाल ने लेना था, विधानसभा ने तो अपना काम कर दिया था। अब उसके बाद उनको रिमाइंड भी बार बार कराया गया। सवाल ये उठता है कि 2018 में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आता है और वो आरक्षण रद्द कर दिया जाता है। 2018 के बाद 2019 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया, 22 चल रहा है। 4 साल हो गए। विधायकों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, उनकी विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का मामला हो या अपने हित में कोई काम करने का मामला हो, तो उसमें तकनीकी दिक्कतें बिल्कुल नहीं आया करती, ये सब जानते हैं। लेकिन जब जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके, जिन्होंने सरकारों के तमाम अत्याचार झेल के, जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में संघर्ष करके ये राज्य बनाया और जिस राज्य में आज लोग कोई मुख्यमंत्री तो कोई मंत्री तो कोई विधायक बने बैठे हैं, उस राज्य को बनाने में जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी, सेक्रीफाइस किया कई तरह से, उन लोगों के मामले की टेक्निकल दिक्कतें सुलझाने में 4 साल लग जाते हैं और 4 साल के बाद जो टेक्निकल दिक्कतें दूर नहीं हो पाती, आंदोलनकारी हमारे साथी आज क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे मिलने कोई नहीं जाता, उनको ठोस आश्वासन लिखित रूप में देने कोई नहीं जाता। कितने साथी तो हमारे ओवर एज हो गए, कितने साथी हमारे बूढ़े हो गए, 60 पार हो गए आंदोलनकारी। तो उनके बारे में निर्णय तो उस सरकार को लेना है जो बैठी हुई है। जब सरकार काम नहीं करी, अभी तो हमारे प्रदीप भाई बता रहे थे और सबको जानकारी भी है कि चुनाव से पहले माननीय धामी जी ने एक पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र भी आज गायब हो गया। उस पत्र को भी कई महीने हो गए। थोड़ा सा भास्कर जी मुझे ये भी जानकारी दे दीजिए कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए आपने उनके हित में क्या कुछ फैसले लिए। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ, आप बस फैसले बता दीजिए जो आपने अपने कार्यकाल में उनके हितों के लिए लिए हो, जो सिर्फ उन्हीं के लिए हो। राज्य आंदोलनकारियों के लिए तमाम फैसले जो हुए वो कांग्रेस की सरकारों में ही हुए। जितना भी चिन्हीकरण का काम हुआ वो कांग्रेस की सरकारों ने शुरू करा। जितनी भी उनको पेंशन की व्यवस्था हुई, उत्तराखंड परिवहन की व्यवस्था हुई, सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, क्षैतिज आरक्षण का, उसमें भी जो है कांग्रेस की सरकार ही है। विधानमंडल में बिल पारित करती है, उसमें भी कांग्रेस की सरकार राज्यपाल को भेजती है। तो किसने किया मैडम? सब कांग्रेस ने तो किया। प्रदीप जी, कितना फायदा मिला है आपको कांग्रेस के कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों को? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी साबित हुई हो, जिससे आप बड़े लाभान्वित रहे हो? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप कुकरेती जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मेहमानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो उत्तराखंड के सीएम इस समय प्रदेश के चहेते बने हुए हैं, तो ऐसे में अब राज्य आंदोलनकारियों ने भी सीएम धामी से एक आस लगाई है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्या दूर और मांग कोई पूरी कर सकता है तो वो हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मिले। उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था, लेकिन यह शासनादेश हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए 2018 में निरस्त कर दिया। उस वक्त 2015 में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में विधेयक पास कर आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया और इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए भेजा, लेकिन राजभवन से यह विधेयक कभी वापस ही नहीं आया। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी 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 मैडम। सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी अभी भास्कर जी कह रहे थे कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए जितने भी फैसले लिए गए या जो भी योजनाएं चलाई गई वो कांग्रेस के कार्यकाल में चलाई गई, तो कितना आप लाभान्वित हुए हैं? ऐसे कौन से बड़े फैसले रहे हैं जिसकी वजह से राज्य आंदोलनकारियों को बड़ा फायदा पहुंचा हो? प्रदीप जी। देखिए, प्रत्येक सरकार, ये उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी राज्य में जब कोई सरकारें होती हैं तो इस तरह के जो भी वेलफेयर के काम होते हैं हमेशा एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास होता है और प्रतिस्पर्धा करने का काम होता है। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का एक ऐसा मामला है जिसमें आगे प्रगति होने के बजाय उसमें बाधाएं ज्यादा आई। मैं सचिन भाई का भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस परिप्रेक्ष्य में और मूल रूप से कुछ चीजों को लेकर अगर वो आती है या आएगी तो मैं भी इसी उम्मीद के साथ धामी जी से अपेक्षा कर रहा हूं। और ये बात भी सत्य है, जोशी जी ने जो बात कही कि कांग्रेस की सरकार ने उसको जो है, चाहे वो पेंशन का मामला हो चाहे वो एक्ट का मामला हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा इस बात की है कि राजभवन पिछले 7-8 सालों से उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। बिल्कुल। 2015 से जो एक्ट वहां गया हुआ है, कभी न सरकार ने कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करी। सबसे बड़ा दुखदाई इस बात का प्रश्न खड़ा होता है कि कोई भी सफाई न राजभवन देता है, केवल राज्य सरकारें हमें आश्वासन देती हैं। और मैं कांग्रेस के जोशी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सत्र का एक दिन बचा हुआ है, क्या नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अनुपमा रावत जी ने एक प्राइवेट बिल लाने की बात कही है, मैं निश्चित रूप में पूरे आंदोलनकारियों के परिवार की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या प्रतिपक्ष के नाते वो वेल पे आके जैसे और मैटर पे आते हैं, क्या राज्य आंदोलनकारियों के मैटर पे वो पक्ष में हैं और हैं तो उसका वो दिखाएं। उन्होंने पहले भी दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर विपक्ष कोई बात उठाता है और वहीं से कोई जवाब हमारे को वहां से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मिले या किसी जो है मंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, कोई एक ऐसा मंत्री वहां से हमें एक आश्वासन कर दे विधानसभा से, तो वो एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं जाएगा बल्कि वो पूरे मोदी जी के कान में भी इस बात की जाएगी आवाज कि वो बार बार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों के राज्य के जो दंश उनको जो कई बार उन्होंने जो है श्रीनगर की सभा में जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड की घटनाएं उन्हें मालूम है, किस परिप्रेक्ष्य में ये राज्य बना उनको सब पता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से पल्लवी जी, आपके चैनल के माध्यम से सचिन भाई से, जोशी जी के माध्यम से, कि मोदी जी भी इस बात का संज्ञान लेंगे और कि किस प्रकार से जो 10% क्षैतिज आरक्षण की वजह से हम किसी का अधिकार नहीं मांग रहे हैं। ऑलरेडी हमें कुर्सी मिली हुई थी, अब आपने कुर्सी में बिठा के आधे से हमें छीन लिया। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि जिन युवाओं ने इस समय राज्य की सेवा करनी थी, हमने कोई अलग से चीज भी नहीं मांगी। 2013 में ये व्यवस्था बना दी गई थी और 2013 से लगातार चल रही थी। अब किसी व्यक्ति ने जो है व्यक्तिगत रूप से जिला प्रशासन से पीड़ित होकर वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, माननीय जज साहब ने वो बायस्ड होके इसको जो जिस प्रकार से निकाला और आगे आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से जो लिंगर ऑन करके रखा और फिर 2018 में एक आदेश आ जाता है कि भाई ये सब चीजें क्वेश की जाती हैं। तो सरकारों के जो महाधिवक्ता रहे, मुझे आज भी याद है कि यूके उनियाल जी महाधिवक्ता थे तिवारी सरकार में, और उन्होंने एक ऐसा मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों की जब सुनवाई हो रही थी, उन्होंने एक ऐसा जब अपनी कमजोरी दिखाई और उच्च न्यायालय नैनीताल ने जब ऐसा फैसला दिया कि सुनवाई वहां होगी और हमें न्यायालय तक के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी ने संज्ञान लिया, महाधिवक्ता को बिल्कुल सावधान जब किया और वो फैसला रिटर्न बैक करना पड़ा। वही मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार निशंक जी ने, जिस प्रकार जो है खंडूरी जी ने, जिस प्रकार जो है तीरथ जी जिसमें चलना चाह रहे थे, तो धामी जी से भी मेरी यही अपेक्षा है कि वो आए और इस जो है गति को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम जो एक्ट बना हुआ है उसमें या तो वो हस्ताक्षर करवाएं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा जो टेक्निकली जो जिसको कह रहे हैं, एक अच्छी समझ वाला, सकारात्मक समझ वाला अधिकारी उनको अपने साथ रखना पड़ेगा, बनस्पत इसके की जो अधिकारी गुमराह करने का। या अब मैं आपको बताऊं सचिन भाई, जिला प्रशासन और सरकार में ही समन्वयता नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब सरकार करना चाह रही है लेकिन कुछ जब समन्वयता ही नहीं है तो वो आगे पब्लिक में फ्लैश क्यों हो रहा है और हो क्या रहा है, उससे सरकार की किरकिरी हो रही है। तो सबसे पहले तो जिला प्रशासन में फेरबदल किया जाए। 13 के 13 जिला अधिकारियों ने अभी तक किसी भी राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं किया जब से शासन आदेश निकला हुआ है। कई जगह कमेटियां नहीं बनी है, कमेटी बनी तो मीटिंग नहीं हुई है। देहरादून अस्थायी राजधानी में 12-14 मीटिंग हो गई और अभी तक लिस्ट फ्लैश नहीं हुई है।
जिस कमेटी ने चयनित कर दिए उसके बाद व्यक्तिगत इंटरव्यू किए जा रहे हैं, जैसे आईएएस का इंटरव्यू हो रहा हो। तो कमेटी किस लिए बनाई गई? मतलब माननीय मुख्यमंत्री तो पॉजिटिव चल रहे हैं और ये जो है यहाँ पे जिला प्रशासन उसको नेगेटिव करवा के जो है हमारे दिमाग में जो है सरकार के प्रति नफरत पैदा करवा रहा है। अब विपक्ष की मैं बात करूं, विपक्ष ने जिस परिप्रेक्ष्य में आवाज उठाई, मैं ये चाहता हूं कि विपक्ष भी उतनी ही शिरकत के साथ वहां पे शिरकत करे विधानसभा के अंदर, ये जो शिद्दत के साथ जैसे अन्य मुद्दों के उसमें हो रहा है। आप ये देखिए, जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी आहुति दे दी, अपना बुढ़ापा पूरा खपा दिया, अपनी जवानी खपा दी, उनके आश्रित भी अब ओवर एज होने जा रहे हैं। कमाल की बात यह है। तो मैं पुनः सचिन भाई आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको सरकार को कन्विंस कराने का काम करेंगे और जो कर्मिक अनशन में हमारे भाई बैठे हुए हैं, वार्ता का एक कॉरिडोर तैयार करवाएं, यहाँ पे कोई मंत्री विधायक आए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनको आश्वासन दे कि हाँ ये बात है। और मैं लगातार मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के संपर्क में हूँ, मैं पूरा संपर्क में बनाए हुए हूँ और मुझे आशा है कि हम इसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि धामी जी स्वयं राज्य आंदोलनकारी चयनित श्रेणी में है और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि खटीमा में जो चयनित राज्य आंदोलनकारी हुए हैं, वो यहाँ से जो पत्रावलियां मैंने भेजी उसमें 250 से जो बढ़ के जो 800 लोग गए, उसमें माननीय धामी जी का भी नाम आया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पत्रावली से कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है उसमें चयनित होने में जो है उस सूची में बढ़ने का जो काम हुआ है, मुझे उसकी खुशी है। और मैं जोशी जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, विपक्ष होने के नाते इस राज्य के हितों को लेके, राज्य आंदोलनकारियों के हितों को लेके आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा। ठीक है सर, उनका नाम भास्कर चुग जी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अब बात ऐसी है सचिन गुप्ता जी, बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रदीप कुकरेती जी कह गए कि सरकार और जिला प्रशासन में ही समन्वय नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? सरकार कुछ चाहती है, प्रशासन कुछ और करता है, तो फिर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। और एक कॉरिडोर बनाने की बात वो कह रहे हैं कि आप बातचीत का कॉरिडोर तो बनाएं। आप ठीक है, आप कौन सा देख रहे हैं लूप फॉल, कौन सा देख रहे हैं आप टेक्निकल इशू, वो सब आपकी चीजें हैं, लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी सर। ये इसी तरीके से अनशन चलता रहे, ये फिर आप बता दीजिए कि आप भी चाह रहे हैं कि नहीं चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं। जब तक हम अपनी तरफ से क्लियर नहीं होंगे तो अनशन चलता ही रहेगा। अनशन रुकवाने के लिए भी कुछ तो प्रयास हो। अगर प्रदीप कुकरेती जी ने कोई शिकायत किया है तो निश्चित रूप से मैं ये बात सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा। और अगर जिला प्रशासन कहीं गुमराह कर रहा है या हमारे आंदोलनकारियों के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है कि जो उनको लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में विषय को जरूर लाऊंगा। और जहाँ तक बात है कि वो एक तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं या एक जो इस प्रकार से व्यवस्था बनाए, तो देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी की व्यवस्था है कि जो उसको जियो में दिया गया है वो उसकी प्रतिपूर्ति करे, उसकी व्यवस्था का रूप जो है चिन्हीकरण करे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लाभार्थी है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उस श्रेणी के अंदर नहीं आता तो उसको बाहर रखा जाए। तो उससे कहीं ना कहीं जो, देखिए जो आंदोलनकारी में तो ये है कि आंदोलनकारी में तो कई जगह ऐसा भी रहा है कि कोई व्यक्ति उस आंदोलन में नहीं जुड़ा था और वो जो है केवल एक भीड़ का मौका हिस्सा बना और वो जो है जेल में चला गया, तो वो कल को आगे खड़ा हो गया, जबकि वो बाहर अभी तक कहता रहा कि मैं आंदोलनकारी नहीं था, और जब उसे लगा कि इसका लाभ मिलने वाला तो वो कहता कि मैं आंदोलनकारी हो गया। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उसको इस आंदोलनकारियों की लिस्ट से बाहर करना है। और जो सही मायने में जिन्होंने आंदोलन किया है, जिन्होंने इस राज्य हित में कार्य किया, जिन्होंने राज्य हित में अपने परिवार सब कुछ जो है निछावर कर दिया, ऐसे सही लोगों को जो है चिन्हित करके जो सरकार की सूची तक जाए। क्योंकि तो ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी सचिन जी? मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। आप अपनी बात जारी रखिए और मुझे ये भी बताइए कि ये चिन्हीकरण का जो काम है वो कब से शुरू किया जाएगा, और क्या इस काम में भी कोई टेक्निकल इशू आ रहा है सर? नहीं, इस बारे में कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। केवल इसमें जो है जांच पड़ताल के बाद जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं इन सबका नाम सूची में दर्ज करना है। लेकिन ये वेरीफाइड सूची बननी है, क्योंकि भविष्य में जो है, क्योंकि इसके बाद कोई नई सूची ना तो इसमें एड ऑन होगी और ना ही कोई नया नाम इसमें दर्ज होगा। तो इससे सरकार और शासन जो है पूरी व्यवस्था के साथ और जो है बहुत बारीकी के साथ जो है इनका चिन्हीकरण कर रही है। और मैं आश्वस्त भी हूँ धामी सरकार से कि इसमें जो है जल्द से जल्द जो है ये सूची जो है तैयार हो जाएगी, और जितने भी आंदोलनकारी जो छूटे हैं या जो भी उनके जो अपने
नियम थे जिन्होंने को उन्होंने कहा था कि ये लोग भी आंदोलनकारी सूची में शामिल होने चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार उन्हें जो है जल्द से जल्द इसमें शामिल कर लेगी। तो प्रक्रिया तेजी से चल रही है और अगर कोई खामी इसमें मेरे सामने जैसे भी जिला प्रशासन की आई है तो निश्चित रूप से मैं सरकार के धामी जी के माध्यम से जो है इस विषय को जरूर रखूंगा, इसको तेजी लाने का जरूर प्रयास होगा। चलिए भास्कर चुग जी, अभी प्रदीप जी ने कहा कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष की भूमिका तो निभाइए। वो कह रहे हैं कि अभी एक दिन का सत्र और बचा हुआ है, कोशिश कर लीजिए अगर आप कुछ कर पाएं तो। क्या वेल में आकर आप इस मसले पर उतनी ही जोर शोर से अपनी आवाज रख पाएंगे जितना अन्य मसलों पर रखते हैं? देखिए, प्रदीप जी बेहतर जानते हैं और आपका चैनल ही बेहतर जानता होगा कि अनुपमा रावत जी आंदोलनकारियों के मुद्दों को लेकर ही प्राइवेट भी सदन में लेकर आई है विधानसभा के। और एक काम को करने का तरीका होता है, इस विधायक के पद पर मैं तो नहीं हूँ, अनुपमा जी हैं और हमारे तमाम साथी वहाँ पर 19 विधायक हमारे बैठे हुए हैं। क्या पता उनमें क्या इस बात का रहा हो, क्या डिसीजन रहा हो कि वेल में अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कारण रहे हो। तो इन चीजों को हमें डिस्कस आपस में करना पड़ेगा। और अनुपमा जी से मैं पर्सनल तौर पे ये निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करूंगा आज अनुपमा जी से पर्सनल में कहूंगा, हरीश रावत जी से आज मैं पर्सनल कहूंगा इस बात को। और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ मैं करण मेहरा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी पर्सनल आज इस बारे में बात करूंगा कि यदि हम कोई प्राइवेट बिल ला सके, यदि हम वेल में आके धरना दे सके, हम बहिर्गमन कर सके तो हम इसको अवश्य करें। इसका जो है मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया का जहाँ तक सवाल है, चिन्हीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। इस पे जो शासन में लोग हैं उनको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और इसमें थोड़ी तेजी लानी चाहिए। आज भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वास्तव में आंदोलनकारी हैं लेकिन उनका चिन्हीकरण आज तक नहीं हो पाया। मैं उनकी खुद सूची दे सकता हूँ। और इस सूची को जो आप अप्रूव कराने की बात करते हैं तो जो आंदोलनकारी चिन्हित हो चुके हैं उनसे इस बात को जाना जा सकता है कि क्या ये लोग आंदोलन में आपके साथ थे। यदि वो भी कहते हैं, यदि उस समय की LIU रिपोर्ट जो सरकार के पास होती है, LIU के पास वो सारी जानकारी होती है ना, गुप्तचर विभाग के पास, इंटेलिजेंस के पास, LIU रिपोर्ट से आप मैच कर लीजिए। तो चिन्हीकरण में इतना अधिक समय लगने का तो मेरे ख्याल से अब कोई कारण नहीं बचता। चिन्हीकरण दोबारा तेजी से शुरू होना चाहिए, तेजी से काम होना चाहिए और इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात हमारे साथी प्रदीप कुकरेती जी भी कह गए कि जिला प्रशासन में और शासन में तालमेल नहीं है। तो ये तालमेल तो सरकार को ही बिठाना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट सरकार पर हावी ना हो, ब्यूरोक्रेट सत्ता पर हावी ना हो, ब्यूरोक्रेट विधायकों पर हावी ना हो, ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री पर हावी ना हो जाए। मुख्यमंत्री यदि चाहते हैं कि काम हो और ब्यूरोक्रेट उसमें बाधा उत्पन्न करें तो निर्णय तो मुख्यमंत्री को ही लेना पड़ेगा। उसके लिए अभी सचिन जी ने कहा कि अगर वाकई में ऐसा है कि जो प्रदीप जी ने कहा कि जिला प्रशासन और शासन में समन्वय नहीं है तो उसके लिए अब हम आगे से ध्यान रखेंगे कि कहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है। जो बातें अभी सचिन जी कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? आपको लगता है कि वाकई में सरकार इतनी अच्छी मंशा के साथ राज्य आंदोलनकारियों के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, उन्होंने कहा तो है। अब मंशा का जहां तक सवाल है, मंशा तो तब समझ में आएगी। अभी तो लग रहा है कि मंशा अच्छी है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमें लग रहा है कि मंशा अच्छी है, लेकिन मंशा वास्तव में अच्छी है ये तब समझ में आएगी जब डिसीजन होंगे, जब जिला प्रशासन से पूछा जाएगा कि एक आंदोलनकारियों का लीडर इस तरह की बात आखिर कह क्यों रहा था, इस तरह का सवाल आखिर एक डिबेट में उठा क्यों, कि शासन में और प्रशासन में समन्वय नहीं है, क्या ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो गए। तो मंशा तो तब समझ में आएगी। हाँ, आज उन्होंने कहा इस बात को, उनकी बात का समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उस वाकई में करना चाहते हैं तो सरकार से करवाएं। सर फिर भी कितना समय? देखिए, मैं वही बार बार घूम फिर कर एक ही बात पर आती हूँ, बहुत लंबा समय हो गया। कुछ चीजें इतनी ज्यादा लंबी अटक जाती हैं, फिर ये होता है कि नहीं हम देख रहे हैं कि कहीं कोई टेक्निकल इशू ना हो, हम तमाम कानून पढ़ रहे हैं या जो भी है कि कोर्ट दोबारा इसमें कोई कोर्ट की वजह से कोई रोड़ा ना अटक जाए, तो इतना लंबा समय लगता है। इतनी मजबूत सरकार जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, क्या उनके पास अधिवक्ताओं की कमी है या किस चीज की कमी है? मेरी आवाज मिल रही है भास्कर जी? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल आपने सुना सर या मुझे रिपीट करना है? आपकी आवाज अभी आई, इससे पहले आपने क्या बोला मुझे पता नहीं है। मैं बोल रही थी कि मैं फिर घूम फिर कर एक ही बात पर आऊंगी कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। कोई तो वजह होगी ना सरकार के पास। क्या ये मान लेना कि नहीं अभी सरकार हर एक पहलू पर विचार विमर्श कर रही है, हर एक बिंदु पर गहनता से मंथन कर रही है,
ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, ना राज्य आंदोलनकारियों के लिए है, ना ही किसी और के लिए है, कि आप खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं और क्या आपके पास इतने एक्सपर्ट लोगों की कमी है, क्या आपके पास लॉयर्स की कमी है कि आप ये चीज नहीं सॉल्व कर पा रहे? बिल्कुल आपकी बात मैडम, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो अभी मंशा का सवाल हमारे भाई सचिन गुप्ता जी उठा रहे थे, मंशा तो यहीं से साफ हो जाया करती है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हमारे भाई प्रदीप कुकरेती जी हमारे लीडर हैं आंदोलनकारियों के, क्योंकि मैं खुद एक आंदोलनकारी हूँ इसलिए उनको लीडर मानता हूँ, तो हमारे लीडर जब ये कह रहे हैं कि नहीं धामी जी की मंशा अच्छी लग रही है उनको, तो हम इस नाते से धामी जी से उम्मीद कर रहे हैं। बाकी पार्टी के तौर पर यदि हम कांग्रेस का लीडर होने के नाते इस बात को कहूं तो वाकई में मंशा सरकार की साफ नहीं लगती। वाकई में ऐसा नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेट को के ऊपर सरकार का कोई एक जिससे कहते हैं कि नियंत्रण जिसे बोलते हैं नियंत्रण है। यदि नियंत्रण होता तो किस जिलाधिकारी की या किस सचिवालय के सचिव की या किसी और की प्रमुख सचिव की ऐसी हिम्मत थी कि राज्य बनाने वाले लोग जिनके परिवारों ने सेक्रीफाइस किया, जो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए किसी उम्मीद में, जो अब तक कुर्सियों पर बैठ के अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे थे, उन्हें उनकी जो कुर्सियां थी उनसे हटा दिया गया, उनका रोजगार छिन गया। इन चीजों को सरकार 2018 से लेकर 2022 तक सॉल्व ना कर पाए, ये इसके पीछे तकनीकी दिक्कत का मामला आता है। ये तकनीकी दिक्कत इतनी बड़ी आखिर कैसे हो गई कि उस तकनीकी दिक्कत को सरकार के बड़े बड़े अधिवक्ता सॉल्व नहीं कर पा रहे, और दुनिया आपने जैसा कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है, उस पार्टी के अंदर योग्य लोगों की कमी हो गई। तो मंशा पे सवाल कांग्रेस के नाते अगर मैं करूं तो निश्चित रूप से उठता है, लेकिन जिस सौहार्द में हम कह रहे हैं, प्रदीप कुकरेती जी कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है और बात हो रही है और बात हुई है, तो हम चाहते हैं क्या पता सौहार्द में ही बात हो जाए, क्योंकि हमारा शुरू से मंशा ये रही है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन सीटों पर बैठे हुए थे, जिनसे उनको जबरन हटा दिया गया, वो सीटें उनको दोबारा मिलनी चाहिए। अगर आपका काम बिना राजनीति किए, बिना सवाल उठाए सौहार्दपूर्ण ढंग से हो रहा है, तो कांग्रेस इसमें निश्चित रूप से कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। और यदि इसमें आगे भी ऐसा लगता है कि वाकई में काम नहीं हो रहा है, वाकई में मंशा खराब है, तो फिर तो मैं प्रदीप भाई से भी माफी चाहूंगा। प्रदीप भाई, फिर हमें कांग्रेस को इसमें लड़ना पड़ेगा। फिर आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी मिलेगी, और कांग्रेस इस लड़ाई को अपने तरीके से भी लड़ेगी। वैल में आके धरना प्रदर्शन की बात हो, या सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन की बात हो, सचिवालय घेराव की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, या राजभवन के घेराव की बात हो, कुछ भी करना पड़ेगा, कांग्रेस उसको करने के लिए तैयार रहेगी। प्रदीप कुकरेती जी, कोई डेडलाइन तय की है क्या आप लोगों ने? कोई समय सीमा की नहीं, हम बस यहाँ तक इंतजार कर रहे हैं, अगर यहाँ तक भी हमारा काम नहीं हुआ तो उसके बाद हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे? अभी भी हालांकि चल रहा है, जगह जगह सांकेतिक रूप से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को बढ़ाने के लिए कोई विचार किया गया है? सरकार के लिए कोई समय सीमा आप लोगों ने तय की है कि कब तक का इंतजार करना है? देखिए पल्लवी जी, आज भी हमने इस परिप्रेक्ष्य में आज जो है संयुक्त बैठक करी है राज्य आंदोलनकारियों की, और उस बैठक में ये फिलहाल ये तय किया गया एक लोकतंत्र की तरीके से जो हमारा एक है माध्यम पहले से भी रहा है और आज भी वही है कि पहले हम आने वाले जो सोमवार अभी आ रहा है, तो 23 तारीख को जो है हम लोग जिला प्रशासन का पहले घेराव करेंगे। जिला प्रशासन से हम बात करेंगे कि ताकि हमारी बात जो है एक सरकार के पास जाए, और सरकार उसका जो संज्ञान ले रही है या लिया है या नहीं लिया है, उस पर हम लोग वहां पे उस दिन जो है जिला प्रशासन के आगे बात रखेंगे। उसके बाद फेज वाइज हम अगर तब भी थोड़ा कुछ नहीं होता है तो फिर हम 1-1.5 हफ्ते के अंदर फिर एक बड़ा धरना देंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर वही लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री या जहां भी हमें उनके दरवाजे तक हमें एक जनमानस के साथ जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। क्योंकि हमें जो चीज मिली हुई थी वो आपने छीन ली उन कुछ अधिकारियों की वजह से, गलत जो हमारे अधिवक्ताओं की वजह से। मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, 15-15 वकील बैठे हुए हैं, और ये सरकार की राशन खराब कर रहे हैं, राशन का पैसा खराब कर रहे हैं, और सरकारों की किरकिरी करा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम के अधिवक्ता रहे हो, चाहे वो जो है भाजपा के प्रवक्ता के सरकार के टाइम पर रहे हो। तो दोनों दल अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इसमें मैं कोई गुरेज नहीं है। मैं पुनः दोबारा कह रहा हूँ, धामी जी जब विपक्ष में थे तो जब हम कांग्रेस सरकार पे बात करते थे तो वो हमारी बात को विधानसभा में उठाते थे, और ये भी सत्यता है कि धामी जी जब से आए उन्होंने कुछ शासनादेश निकाले, और विपक्ष में रहते हुए चाहे हरीश राव जी ने हो, प्रीतम सिंह जी रहे हो, चाहे अनुपमा जी रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, उन्होंने जो है इस बात को हमारे को समर्थन देने का काम। राज्य के परिप्रेक्ष्य में जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने राज्य के परिप्रेक्ष्य में काम किया है,
वो जो है उनको उस बात के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं केवल और केवल सचिन भाई के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केवल और केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जिन भाइयों की जो क्रमिक अनशन में बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सड़कों पे घूम रहा है हर आदमी। कुछ लोग प्राइवेट भी काम करते हैं जिन्होंने अपना परिवार पालना है। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं हमारे साथी भाई जिनके शादीशुदा हैं, वो मतलब उन्होंने लड़की इसलिए दी थी कि ये राजकीय सेवा में निकल गया है, राजकीय सेवा में निकलने वाला है, ये राज्य अनुकारी परिवार से है, बहुत अच्छे परिवार से है, या कोई किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहा है। लेकिन आज वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो राज्य आंदोलन के टाइम पे उन जो हमारे जो परिवार के जो लोग थे, जिन लोगों ने उस समय राज्य के लिए शहादत दी थी, संघर्ष किया था, आज वही स्थिति हमारे आगे दोबारा पैदा हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। सचिन जी, वो आपको अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां उनके सामने पैदा हो रही हैं। और दूसरी बात भास्कर जी ने कही कि क्या आपके हाथ में या आपके कंट्रोल में ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं? क्या सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स प्रभावी और हावी हो रहे हैं? देखिए, बारी बारी से जवाब दूंगा। पहली बात तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों का विरोध किया था, राज्य आंदोलन जिस समय हो रहा था उत्तराखंड बनने के लिए जब मांग करी, इस प्रकार इनके वरिष्ठ नेताओं ने इस विषय को कहा था कि हमारी लाश से उत्तराखंड बनेगा। इस प्रकार का जो मंशा थी, ये तो कांग्रेस की पहली जग जाहिर है। धरल दे, इसके विषय पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि किस प्रकार से कांग्रेस ने जो है इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया था, मुलायम सरकार को समर्थन करने का काम। जब 1994 में जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उस समय भी जो है केंद्र में किसकी सरकार थी, किसके समर्थन सरकार थी, ये सबको पता है। मैं इसके विषय में ना तो प्रदीप भाई को कुछ बताना चाहता हूँ, ना मैं बता सकता, क्योंकि मैं बहुत उस समय एक नवयुवक था। और क्योंकि मुझे उस आंदोलन के बारे में इसलिए ज्यादा याद है कि उस समय 1994 में जो है 7 अक्टूबर 1994 में मेरी दीदी की शादी थी और वो कर्फ्यू में जाके हमें करनी पड़ी थी। तो उस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से, बहुत पास से देखा है कि वो पीड़ा क्या थी उस समय की। मतलब मैं बहुत छोटा जरूर रहा था, लेकिन इतना तरुण था कि मेरे को उस के बारे में एहसास था। और आज जो प्रदीप भाई कर रहे निश्चित रूप से एक एक तथ्य सत्य है, एक एक तथ्य को प्रमाण की जरूरत नहीं कि भाई हम इसे बोलेंगे या ये कहेंगे तभी हमारे को विश्वास होगा। और जहाँ तक बात है मंशा जी, तो जब स्वयं एक मुख्यमंत्री उस आंदोलनकारी की सूची में सम्मिलित हो जाता है, जैसे जिस प्रकार हम कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गरीब माँ का बच्चा, तो गरीबों की व्यथा को जानता है, पीड़ा को समझता है, चीज उसने महसूस करी है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी जो है हमारे आंदोलनकारी हैं और उस व्यथा को, इस पीड़ा को, उस माँ की, उस विधवा की, उस बच्चे की इस पीड़ा को जानते हैं, जिसे वो महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से सरकार जो है, अगर कोई शिकायत आपकी आई है तो सरकार उसको बिल्कुल गंभीरता से लेगी। अगर कोई अधिकारी इसमें मनहाई करने का या मनमानी करने का काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर गुमराह करने का काम करेगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये धामी सरकार है, ये बिल्कुल भी इस तरीके की जो है हिलावली या इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उस अधिकारी को आंदोलनकारी के साथ दुर्व्यवहार करने पे या उसको अपमानित करने पे या उसके साथ जो है अगर उसका सही व्यवहार नहीं करता तो उसको दंडित करने का कार्य इस अधिकारी को करेगी। और सरकार की मंशा साफ है कि जो सरकार से आम जनमानस हो या उत्तराखंड के आंदोलनकारी गण हो, उन्होंने अगर कोई अपेक्षा सरकार से करी है और उसको अगर वो सरकार पूरा कर सकते है, निश्चित रूप से होगी। लेकिन एक कोई आपने समय सीमा तय की है क्या सर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब तक हमें समस्या का समाधान मैं निकाल आपको देंगे? एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब तक किसी काम की ठोस बुनियाद तैयार नहीं जाती, हम जो है पेंशन जारी कर दें, और पेंशन में ये चिन्हीकरण अभी तक हुआ नहीं है। हम जो है राज्य आंदोलनकारियों को जो है नौकरी देने की बात कर दो, कल को हाई कोर्ट जो है उनको कह देगी कि इनको तो हम रख नहीं सकते, इनको हटा दें। तो ऐसा कार्य सरकार ना करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कार्य नहीं करती है। ठोस काम करके ताकि भविष्य सिक्योर है। कल को ऐसा ना हो कि आज किसी नौजवान को जो है राज्य आंदोलनकारी स्थिति आरक्षण के तहत रखा और कल को जो है कहीं न्यायालय के माध्यम से जो है किसी ने जाके पीएल दाखिल करके उसको हटाना पड़ जाए। तो ऐसी व्यवस्था भविष्य में ना हो। इसलिए ठोस काम के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है इस निर्णय को कुछ तो लेकर चलती है ना सर सरकार। समय सीमा आप समझ ही नहीं रहे हैं। कुछ तो लेकर चलती होगी ना सरकार। मैं बताता हूँ कि 1 साल में कर देंगे, 1.5 साल में चिन्हीकरण की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे, ये कुछ तो तय किया होगा। बिल्कुल, चिन्हीकरण की प्रक्रिया जारी है और चिन्हीकरण के लिए जो है सरकार व्यवस्था शुरू कर रखी है और जो इसमें कमियां हैं उसको दूर कर दी जाएगी। और आगे क्योंकि ये सरकार का निर्णय है, ये स्वयं का मेरा अकेले का निर्णय है, सरकार और कैबिनेट के निर्णय होंगे।
तो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं भी सरकार से आग्रह करूंगा, संगठन से आग्रह करूंगा, और जो भी निर्णय होगा वो मैं जरूर आपको जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कितने दिनों में जो है इसको कर दिया जाएगा। ठीक है भास्कर जी, आप पर तो बड़ा आरोप लग गया, आप तो चाहते ही नहीं थे कि उत्तराखंड बने, अब आप क्या राज्य आंदोलनकारियों के हितों की बात कर रहे हैं? देखिए यही जो है कांग्रेस के लोकतंत्र की बात है। उत्तराखंड में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिस समय राज्य आंदोलन चल रहा था, राज्य आंदोलन के सदस्य थे, राज्य आंदोलन में लड़ रहे थे, जिसमें आपके सामने एक वरिष्ठ नेताओं का सचिन भाई आप बोला था, अब मैं बोला था क्या आप बोले थे? मैं याद दिला रहा हूँ आपको। हाँ, मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिस समय राज्य आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस के यहाँ के तमाम नेता कार्यकर्ता उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से सड़कों पर लड़ रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, गोलियां खाने वालों में थे। रामपुर सिराहा कांड पर जो लोग वहां पर पिटे थे, जिनके ऊपर गोलियां चली थी, उनमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे। और यही कांग्रेस के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सचिन भाई एक मिनट, उंगली बाद में उठाना। आपने अभी कहा कि कर्फ्यू लगा हुआ था, आपकी दीदी की मैरिज थी। एक प्रश्न मेरा है, क्या आपके परिवार से कोई उत्तराखंड आंदोलन में उस समय शामिल था? आपके परिवार से था? मैं बड़े फख्र से कहता हूँ गुप्ता जी, बड़े फख्र से कहता हूँ, पंजाबी परिवार से हूँ, भास्कर चुग हूँ, और उत्तराखंड आंदोलन में मैं भी था। और मेरे तमाम कांग्रेस के साथी उस समय उत्तराखंड आंदोलन में शामिल थे, और तमाम बार हम लोग जेल गए, तमाम बार हम थानों में सुबह से शाम तक बिताए गए। तमाम उत्तराखंड की लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी। कुछ हमारे बड़े नेताओं को विरोध था, तो उन विरोध के पीछे भी कारण थे, और कारण भी यही थे जो आज झेल रहे हैं, जो आज उत्तराखंड की दुर्दशा आप देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर दी है कि आपका 65,000 करोड़ का बजट है और 73,000 करोड़ का कर्जा है। हमारे नेता चाहते थे कि पहले इन समस्याओं का हम समाधान कर ले, तो उसके बाद राज्य बन जाए। आनंद फानंद में राज्य नहीं बनाना चाहते थे। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले नौकरी दे दी फिर हट गई, तकनीकी दिक्कतें हैं, वो तकनीकी दिक्कतें दूर करना चाहते थे, उस पर वो लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर विचार कर रहे थे। आज आप तकनीकी दिक्कतों की वजह से आप कह रहे हैं धाकड़ धामी, तो कंगना रनौत की धाकड़ तो फ्लॉप हो गई, और धामी जी का हम इंतजार नहीं कर रहे, हम चाहते हैं वो सफल हो। और धामी जी, हमारी शुभकामनाएं धामी जी के साथ है, मुख्यमंत्री जी के साथ, और वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं। बहुत अच्छी बात है, आंदोलनकारी हैं। मैं फिर कहता हूं कि इतने अच्छे हमारे आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हैं, तो हर की बार तो प्रदीप कुकरेती जी करते रहेंगे। इतने प्यारे आंदोलनकारी हैं कि उनको पता ही नहीं कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो अपनी कुर्सियों पर थे वो आज बेरोजगार बैठे हैं। उनको पता ही नहीं कि कोर्ट के आदेश से उनको हटा दिया गया। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में धामी जी भी कहीं ना कहीं थे, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में उनके द्वारा ऐसा क्या प्रयास किया गया कि कोर्ट के निर्णय को के विरुद्ध हम कहीं जा सके, हम डबल बेंच में जा सके, हम सुप्रीम कोर्ट जा सके। उस समय धाकड़ जी ने कुछ नहीं करा, धामी जी ने। और आज जो कर्मी कंचन में बैठे हुए हैं, उन्हीं के अपने साथी धामी जी के आंदोलनकारी मुख्यमंत्री धाकड़ साहब के, वो आज तक धाकड़ साहब उनके बीच में गए नहीं, और जाके एक ठोस आश्वासन देते ना उनको कि तुम्हारा आंदोलनकारी साथी आज मुख्यमंत्री है, तुम्हें कर्मी कंचन पर बैठने की क्या जरूरत है, तुम उठो यहाँ से, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर बैठो, 4 कप चाय साथ बैठ के पियेंगे, और फिर देखते हैं कौन सा अधिकारी है जो तुम्हारी मांग में टांग अड़ा रहा है। फिर देखते हैं कि ऐसी कौन सी तकनीकी दिक्कत है जो सबसे बड़ी पार्टी को फेल कर रही है। ऐसी कौन सी दिखावा नहीं कर रही। अनुपमा रावत को लड़ाई लड़ रही है, आंदोलनकारियों की वो लड़ाई लड़ रही है। और मैं बताना चाहता हूँ, धाकड़ धामी जी ने ऐसा कोई प्रयास, और धामी जी को इस बात का पता ही नहीं है। अरे सचिन भाई 2 मिनट चुप रह लो, मेरी बात को सुन लो। अरे मेरी बात को सुन लो, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, आपके परिवार से कौन था आंदोलन में? मैं आंदोलनकारी हूँ, भास्कर चुग आंदोलनकारी है, पीड़ा जानता हूँ आंदोलनकारी की। आपको आंदोलनकारी की पीड़ा नहीं पता, आपको तो खाली इस बात का पता है उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था और आपको दीदी की शादी में दिक्कतें आई थी। सचिन गुप्ता जी, ये आंदोलनकारी बैठा है आपके सामने, छाती ठोक कर कहता हूँ आंदोलनकारी हूँ, और धाकड़ साहब को कह दो कि जो कर्मी कंचन पर बैठे हुए लोग हैं उनके बीच में वो जाए। जो लोग कर्मी कंचन पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलनकारी से भी कर्मी कंचन पर बैठे हुए हैं, उनके बीच में जाए, उनको कहें कि उठो, चलो मेरे साथ चलो। मैं देखता हूँ कौन सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, उस तकनीकी दिक्कत को दूर करें। दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो हम आप भरोसा देते हैं, करते आप कुछ नहीं है। समय सीमा आपने कोई तय नहीं करी है, कब तक आप आंदोलन की समस्याओं का समाधान कर देंगे? आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है आंदोलन की, और आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना आता है।
काम करना चाहते हैं तो धामी जी से कहें सबसे पहले जाके मैं करनी जवाब कंचन देता हूं समाप्त आपकी बात कराएं। का। मैं इनको अरे जवाब जवाब देता हूं क्या आपकी दोगे बात आप? का। आपके पास जवाब मैं ही देता नहीं हूं है, जवाब वो आपकी करनी बात का। कंचन अरे, समाप्त कराए ना, अरे आप करनी सुनेंगे कंचन तो, को उनके साथ ही आप आखिर सुनेंगे बैठे हुए तो कैसे? जरूर दूंगा। अरे आपने बीच में आप बोलना सुनेंगे शुरू कर तो दिया, जरूर देंगे। आपको सुनो क्यों मैं? आपके सुनना चाहता ही नहीं, आप बीच में बोलना क्यों शुरू करें? आप पहले मुझे अपनी अच्छा, आप बात खत्म बोलते कर लेते, क्यों आपने ठीक बीच है। में बोलना शुरू करा? झूठ को तो 100 बार धामी बोलेंगे जी तो से, सच नहीं हो जाएगा। झूठ को अरे 100 बार झूठ तो बोलेंगे आप तो लोग सच नहीं हो बोलते हैं, जाएगा। झूठ बोलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस तो कभी झूठ बोलती नहीं, कांग्रेस ने वाकई में कभी झूठ नहीं बोलना। और बहुत अनुपमा सही बात। रावत जी सदन कभी- में प्राइवेट कभी नंबर आपके बिल लाई है और कभी आपके अनुपमा सारे रावत जी नेता संघर्ष कर बिल्कुल। रही हैं, करण मेहरा जी संघर्ष कर रहे हैं, गणेश कोटियाल जी संघर्ष कर रहे हैं, हरीश रावत जी बहुत संघर्ष बढ़िया। कर रहे हैं, प्रीतम अपनी सिंह राजनीति संघर्ष कर बचाने रहे के हैं, लिए। भुवन कापड़ी अपनी संघर्ष राजनीति कर रहे बचाने हैं। के लिए। राजनीति बचाने के लिए जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस की राजनीति तो आजादी से पहले की राजनीति, अंग्रेजों के समय की राजनीति है, अंग्रेजों को भगाने वाली राजनीति है, इस देश को बनाने वाली राजनीति है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर जितने संस्थान बनाए हैं, आपके पास उनकी गिनती भी नहीं हो सकती। चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सचिन जी, आपको जवाब देना है? देखिए मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। भास्कर चुग जी ने जो बहुत एक लंबी चौड़ी गाथा गा दी है। खुद इनके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि उत्तराखंड अगर बनेगा तो मेरी लाश के आगे बनेगा। और 2000 में जब उत्तराखंड बना, उससे पहले का कोई भी एक पत्र जो है उत्तराखंड आंदोलन के या उत्तराखंड बनाने के हित में जो है कांग्रेस का स्टैंड है, उत्तराखंड के बनाने को लेकर जो है कोई लेटर जो है ना केंद्र में, क्योंकि इनकी सरकार के उस समय कहीं अगर कोई जारी किया तो मुझे भास्कर सिंह जी दिखा दें। दूसरा विषय है, जब उत्तराखंड आंदोलन के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होने के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तराखंड राज्य देने का काम किया, उसके साथ उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए, उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा, क्योंकि नया उत्तराखंड था, इसको पैरों पर खड़े होने के लिए एक विशेष पैकेज की जरूरत थी। 2013 तक का विशेष पैकेज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को सौगात के रूप में दिया था, जो कि 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की विदाई हुई और कांग्रेस का आगमन हुआ, तो कांग्रेस ने केवल और केवल जो है ये राज्य का पैकेज केवल इसमें छीनने का काम किया कि उत्तराखंड के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार आ गई है 2007 में, और इस पैकेज को वापसी लिया जाए ताकि जो है राज्य में जो है कहीं भाजपा को लाभ न मिल जाए। तो लगातार जो है उत्तराखंड के साथ जो है दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार और उत्तराखंड के जो है विकास को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कभी सही नहीं रहा। आज ही बात जो है ये बोलते हैं कि हमने आंदोलन किया, तो आंदोलन में उत्तराखंड के आंदोलन में हर उस जनमानस ने जो है सहयोग किया जो उत्तराखंड का प्रेमी था। लेकिन एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता मैं कहीं दूर दूर तक आपको बता सकता है, LIE की रिपोर्ट शासन प्रशासन के पास है, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता एज ए कांग्रेस लीडर जो है उसमें ना तो उसने कोई गिरफ्तारी की, ना वो उस आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं सम्मिलित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर आज तक जो है हमेशा राज्य हित में और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हित में कार्य किया। जहाँ तक आप मेरी भास्कर चुग जी मेरे ऊपर प्रश्न से उठा रहे हैं, मैं भास्कर चुग जी को बताना चाहता हूँ, मैं सन 1994 की बात कर रहा हूँ। मैं उस समय मेरे मात्र जो है 14-15 वर्ष का हुआ करता था। मैं उस समय की अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, जो पीड़ा मैंने सड़क पे देखी थी। हो सकता है मैं जो है साक्षात रूप से जो है उसके आंदोलन के अंदर सम्मिलित नहीं था, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मैं राजनीति कर रहा हूँ और मेरे को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पता है, किस प्रकार से जो है आंदोलनकारियों के साथ खड़े होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने जो सहयोग किया था। और वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री धामी जी जो है इस चीज के लिए प्रयासित है। चलिए, आप ये प्रयास जो कर रहे हैं वो जल्दी सफल हो, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास बहुत लंबे सालों से चले आ रहे हैं सर। प्रयास ही करते रहेंगे तो कभी तो सफल होंगे ना, बस वो सफलता का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। भास्कर जी, 3 साल का कार्यकाल में रहा है। ठीक है सचिन जी समय कम है सर, मुझे दोनों मेहमानों का एक लास्ट रिएक्शन लेना है। सचिन भाई, आपकी एज 15 साल थी, आपका मेरे ख्याल 79 या 80 का बर्थ होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मेरा भी 79 का ही बर्थ है, और मैं उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी था उस समय, जो आपको जानकारी आप ना मानो ना, आप LIU के और सुन लो, आपके नाम मानने से आपके नाम मानने से थोड़ी होता है कुछ। सुन लो आगे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बतौर कांग्रेस नेता, बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता हम उत्तराखंड आंदोलन में आंदोलनकारी की तरह शामिल हुए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह उत्तराखंड संघर्ष समिति को तोड़ के एक मिनट बोलने दो। हमने किसी उत्तरांचल का नाम उससे में लेके अलग से लड़ाई नहीं लड़ी थी, हम आंदोलनकारियों के साथ लड़ रहे थे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हम उत्तराखंड आंदोलनकारी की तरह लड़ रहे थे। पार्टी का
राजीव जैन की जिम्मेदारी है, तो फिर आज आप किस अधिकार से बोल रहे हो कि हम जो है आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी? चलिए ठीक है सचिन जी, भास्कर जी, अब समय नहीं है सर, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया और इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा की। इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।